तो जो लोग नए हैं हैकिंग के फील्ड में, उनके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर उनके पास होना चाहिए, जैसे कि वाइट हैट हैकिंग है क्या, एथिकल हैकिंग है क्या, ग्रे हैट हैकिंग क्या है, ब्लैक हैट हैकिंग है क्या, इन चारों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है हैकिंग सीखने के लिए, और कितना टाइम लगेगा हमें हैकर बनने में, कितना टाइम लगेगा हमें हैकिंग सीखने में, और कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा हैकिंग के लिए। तो ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि बिगिनर्स के माइंड में आते हैं, जो लोग नए हैं हैकिंग के फील्ड में, जिन्हें नहीं पता होता है कि हम प्रोग्रामिंग सीख लें या फिर हम मतलब कौन सा सिस्टम हम ले लें, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते हैं वो लोग। तो इन्हीं सारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं इनका यहाँ पे मैं आपको आंसर देना चाहूँगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, डिफरेंस बिटवीन वाइट हैट हैकिंग, एथिकल हैकिंग, ग्रे हैट हैकिंग एंड ब्लैक हैट हैकिंग। तो इन चारों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, कोई भी हैकर हो, चाहे वो वाइट हैट हैकर हो या फिर ब्लैक हैट हैकर हो या फिर कोई भी हैकर हो, लगभग जो हैकर्स हैं इनके पास जो नॉलेज है वो लगभग सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि भाई ब्लैक हैट हैकिंग, जो मतलब ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो ज़्यादा कूल होते हैं, मतलब लोगों को सुनने में तो यही लगता है कि ब्लैक हैट जो हैकर्स है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो नॉलेज ब्लैक हैट हैकर के पास होती है वो नॉलेज एथिकल हैकर के पास भी होती है। ओके तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वाइट हैट हैकिंग क्या होती है। आप कोई अच्छा काम करने के लिए अपनी जो हैकिंग की जो स्किल्स है उनका यूज़ कर रहे हो, आपने कोई ऐसा अटैक परफॉर्म किया है जिससे भला हो रहा है लोगों का, या आपने किसी की हेल्प की है, तो वो चीज़ आती है आपकी वाइट हैट हैकिंग के अंडर। ओके वहीं पे जो एथिकल हैकिंग है इसमें ये होता है कि आप परमिशन लेके आप कोई भी जो टास्क है हैकिंग का वो आप परफॉर्म कर रहे होते हो, जैसे कि आप सामने वाले से आप परमिशन ले रहे हो या कंपनी से आप परमिशन ले रहे हो कि मैं आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो सिस्टम है या कोई भी चीज़ है उसे मैं हैक करके टेस्ट करना चाहता हूँ। तो परमिशन आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आप करते हो, तो वो चीज़ आ जाती है आपकी एथिकल हैकिंग में। ओके वैसे गवर्नमेंट जो होती है हमसे काम कराती है कि ये उनके लिए ये करना है, या कोई दूसरी कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी है, उसकी साइट्स को हैक करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एथिकल हैकिंग में आ जाती है, क्योंकि आप परमिशन लेके गवर्नमेंट के अंडर आप काम कर रहे होते हो। ओके तो वहीं पे ये जो ये जो ग्रे हैट हैकिंग है, इसमें ये रहता है कि जो हैकर है वो कभी ब्लैक हैट हैकिंग कर रहा होता है, कभी वाइट हैट हैकिंग कर रहा होता है, मतलब कि कभी अपनी हैकिंग के जो स्किल्स हैं उनका अच्छा यूज़ करेगा, कभी गलत यूज़ करेगा। तो ये लोग जो होते हैं ये ग्रे हैट हैकर्स कहलाते हैं। और जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं इनका तो टोटली मतलब ऐसा मान लो कि ये सब उल्टा पुल्टा ही काम करते हैं ये, जैसे कि किसी का सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देना, उसके सिस्टम में रैंसमवेयर डाल देना, वायरस बनाना, किसी के जो पैसे हैं वो निकाल लेना, तो जो भी उल्टे सीधे काम हैं, इलीगल जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो सब ब्लैक हैट हैकिंग होती है, वो सब ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ओके तो इन चारों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता लग गया होगा, और ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जो मैं यहाँ पे आपको हर तरीके के मैं आपको हैकिंग सिखा सकता हूँ, ब्लैक हैट हैकिंग, ग्रे हैट हैकिंग। वैसे इन चारों के बीच में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आप वाइट हैट हैकिंग में जो ब्लैक हैट हैकिंग वाली जो चीज़ है वो नहीं आप सीख सकते या फिर वो चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लगभग सभी की सेम ही हैं। अब जैसे कि जो वाइट हैट हैकिंग है इसमें मतलब ज़्यादातर आपको अच्छा करना कि इस तरीके से बताया जाएगा, मतलब जैसे कि आपको किस तरीके से बग निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें वाइट हैट हैकिंग में आप जान लो, आप मतलब इस तरीके से होती हैं। वहीं पर ब्लैक हैट हैकिंग में ज़्यादातर तो मतलब आप ऐसा मान लो कि सिस्टम हैक करना, फ़ोन हैक करना, उसके पैसे निकाल लेना, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये ब्लैक हैट हैकर ज़्यादा करते हैं। बाकी नॉलेज इन एक दूसरे को इनकी होती है कि वाइट हैट हैकिंग में क्या चीज़ है, ब्लैक हैट हैकिंग में क्या है, सबको एक दूसरे की नॉलेज होती है। तो कोई भी हैकर ऐसा नहीं कि हाँ कोई ब्लैक हैट हैकर है तो वो ज़्यादा पावरफुल है, कोई वाइट हैट हैकर है तो वो कम है, नहीं, वाइट हैट हैकर है वो ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है कि ब्लैक हैट जो हैकर है वो ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ओके ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। इज़ इट नेसेसरी टू नो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न हैकिंग, क्या प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है हैकिंग के लिए। तो देखिए, अगर आप लोग हैकिंग की स्टार्टिंग करना चाह रहे हो तो आप स्टार्ट कर दो आप हैकिंग को। ओके ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पहले सीखो, नहीं तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं पहले प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसे मैं सीख लेता हूँ, उसके बाद जो वो है मैं हैकिंग की स्टार्टिंग जो है वो मैं करूँगा। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाने हुए भी आप जो हैकिंग है उसके आप स्टार्टिंग कर सकते हो और आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब आप एक अच्छे लेवल पे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं जो प्रोग्रामिंग ना आने की जो कमी है वो आपको ज़रूर फील होगी कि काश आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपने सीखी होती, तो ये चीज़ ज़रूर रहेगी। तो आप अपने हिसाब से सीख सकते हो। अगर आप जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ऊपर अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो आप उसके लिए आप जावा सीख सकते हो,
जावा सीख सकते हो, कॉटलिन सीख सकते हो। अगर आप विंडोज़ के जो एप्लीकेशन हैं उन पे आप काम करना चाहते हो तो आप C++ हो गई, C# हो गई, F# हो गई, विजुअल बेसिक हो गई, बहुत सारी हैं। वैसे आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर या फिर वेबसाइट हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप HTML हो गई, PHP हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो अपने हिसाब से। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये आप अपने हिसाब से सीख सकते हो कि आपको किस फील्ड के अंदर आपको जाना है। ओके, आपको क्या हैक करना है, उसके हिसाब से आप जो चीज़ें हैं वो आप सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं। ओके, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत सारी हैं। जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस पे अगर आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको स्माइली की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। विंडोज़ के एप्लीकेशंस पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको असेंबली के बारे में आपको बताना होना चाहिए, असेंबली लैंग्वेज की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जब आप स्टार्ट कर लोगे हैकिंग को सीखना, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए आपको कौन से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको सीखना आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। हाउ मच टाइम इज़ नीडेड टू लर्न हैकिंग, कितना टाइम लगेगा हैकिंग सीखने में, हमें एक हैकर बनने में। तो देखिए टाइम का ये रहा, अगर आप लोग एक अच्छा खासा टाइम देते हो हैकिंग के ऊपर तो मैं आपको बता रहा हूँ आप एक एवरेज नॉलेज, मतलब आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी उस मतलब 4-5 साल तो आपको लगेगा आपको एक अच्छी नॉलेज गेन करने में। ऐसा नहीं है कि आपने डेली 2-3 आपने घंटे दे दिए हैकिंग में और आप एक तगड़े वाले हैकर बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक अच्छा वाला आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आप हैकिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जान पाओगे और एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच पाओगे हैकिंग के बारे में। तो टाइम तो यार ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा टाइम दे पाते हो। ओके, तो टाइम आपका 4-5 साल तो लगेगा अगर आप लोग अच्छा टाइम देते हो एक एवरेज, यानी कि आपको हर एक चीज़ आगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्योंकि भाई मैं खुद सीख रहा हूँ और जितने भी हैकिंग के फील्ड में मतलब जिन्हें एडवांस नॉलेज है, एक अच्छी नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, वो भी सब सीख ही रहे हैं। क्योंकि ये फील्ड ही ऐसे कि भाई इसे आप ख़त्म नहीं कर सकते हो सीख के। ओके, और विच सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर हैकिंग, कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा हैकिंग के लिए। तो देखिए आप हैकिंग के लिए आप जैसे कि अब हैकिंग कोई ऐसा टास्क नहीं है गेमिंग की तरह कि बहुत सारा जो रिसोर्स है सिस्टम के यूज़ करें। तो आप ऐसा कोई छोटा मोटा सिस्टम लेके भी आप जो हैकिंग के जो टास्क है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आपको जो सिस्टम है उसमें 8 GB रैम होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, 8 GB रैम होनी चाहिए उसके अंदर, और i3 हो गया, i5 हो गया, या फिर i7 जो प्रोसेसर है यह होना चाहिए। बट जो जनरेशन है वो थोड़ी लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर आप लोग i3 यूज़ कर रहे हो तो 5th जनरेशन से ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा सही रहे, ये आप अपने जो सिस्टम है जो भी आप ले रहे हो उसे आप यूज़ करके चला के आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, एप्लीकेशन अच्छे तरीके से ओपन हो रहे हैं सारा कुछ, तो वो आप अपने हिसाब से पता लगा के आप कोई भी जो सिस्टम है वो आप ले सकते हो। ओके, बट हाँ इस बात का आप ध्यान रखना कि आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है वो नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह SSD होनी चाहिए। इससे आपके जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। और रैम जो है वो 8 GB मैंने आपको इसलिए बोला है कि क्योंकि जब आप लैब सेटअप करोगे अपने विंडोज़ के अंदर आप या फिर लिनक्स के अंदर आप लैब के अंदर लैब वगैरह सेटअप करोगे, वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करोगे, तो उनमें थोड़ा रैम ज़्यादा चाहिए होती है। तो रैम 8 GB से ऊपर होगी तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, नहीं तो 4 GB रैम में भी काम चल जाता है। काम चल जाना एक और अच्छे से काम करना उसमें फ़र्क होता है। तो 8 GB रैम तो होनी चाहिए मिनिमम। ओके, और SSD होनी चाहिए आपके सिस्टम में। और जो GPU है ये ऐसे कोई मतलब इसकी कोई ऐसी कोई खास नीड नहीं है कि GPU होना ही चाहिए आपके सिस्टम में। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके लिए GPU का यूज़ होता है, बट वो इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि क्रैकिंग वगैरह, तो इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप सीखने के लिए आप सीधा अपने CPU का भी आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए आप। ओके, तो GPU ऑप्शनल है आपके सिस्टम में, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, ये सब जो क्वेश्चन हैं इनके आपको आंसर मिल गए होंगे। आपको जो भी लोग बिगिनर्स हैं उनके माइंड में ये जो सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ये पता होना चाहिए था। तो अभी यहाँ पे आपको जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर।